सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से। आज आप लोगों के सामने हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार लोक शिकायत निवारण का अधिकार नियमावली। बिहार आरटीपीसीआर एक्ट 2015। अगर एक्ट बोलेंगे तो अधिनियम, और रूल्स बोलेंगे तो नियमावली। एक्ट के तहत धारा है, तो इसमें कितनी धारा है? बिहार आरटीपीसीआर एक्ट में बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल, यानी कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, निवारण का अधिकार अधिनियम। अधिनियम यानी कि एक्ट, तो उसमें एक्ट में 14 धारा है। और अगर नियमावली की बात करें तो नियमावली में टोटल 20 नियम है। टोटल 20 नियम है। 20 नियम है। अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे कि इस एक्ट में कुल 14 धारा है और यह बिहार के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित की गई और जीएडी के द्वारा अधिसूचित की गई। तो जो नियमावली आई है, पूछ देगा क्वेश्चन कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम का अधिकार नियमावली 2016। एक्ट आया था 2015 में और नियमावली बनी 2016 में। हमेशा एक्ट पहले बनता है, नियमावली बाद में बनती है। तो एक्ट जो बनता है, एक्ट एक्ट जो बनता है वो आर्टिकल 309 के तहत बनता है, और जो रूल्स बनती है यानी कि नियमावली, वो 309 के परंतुक के अनुसार से बनती है। परंतुक आर्टिकल 309 से एक्ट बनेगा और आर्टिकल 309 के परंतुक की शक्तियों का प्रयोग करके रूल्स बनेगी, यानी कि विनियमावली बनेगा। तो एक्ट आ गया हम लोग का 2015 में और विनियमावली बना 2016 में। क्वेश्चन पूछेगा विनियमावली कब बनी, तो 5 जून 2016 को। 5 जून 2016। 5 जून 2016। आगे इसका उपनाम क्या है? इस एक्ट का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है बिहार अधिनियम 19/2015। ये जो एक्ट बना था इसका नाम है 19/2015। इसको याद रखिएगा, 19/2015। और एक्ट में कुल 14 धारा है और नियमावली में कुल 20 नियम है, जिसमें से फेमस फेमस हम लोग पढ़ेंगे। सभी को नहीं पढ़ेंगे, सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर पूछेगा कि भारत गणराज्य के कितनावें वर्ष में इसका गठन हुआ, तो देख लीजिए, उन्नीस दो वो क्या बोलते हैं, 1950 में हमारा गणराज्य बना है। 1950 से 2015 कितना टाइम हो रहा है? 1950 से 2015 हो रहा है आपका 66वां वर्ष। 66वां वर्ष आपका बना है ये। आगे कुछ परिभाषा है कि किसमें किसमें किसका परिभाषा कहाँ दिया गया है। टू का क ख ग घ अंग च छ ज, ये लगातार सब परिभाषा है, सब कहीं ना कहीं पूछा है, इसको याद रखना है। टू का क में है परिवाद की परिभाषा। सबसे पहले अगर बिहार लोक शिकायत निवारण पब्लिक का जो शिकायत होता है वो इस पे देगा, तो पब्लिक अपना शिकायत परिवाद के रूप में देगा। शिकायत परिवाद वगैरह जो भी है, तो लोक शिकायत में परिवाद देगा, यानी कि अपना आवेदन देगा कि उसको क्या शिकायत है और शिकायत का रिड्रेसल उसको किस प्रकार से करवाना है। तो क में हो गया परिवाद। ख में है लोक शिकायत का निवारण का अधिकार। उसको जो निवारण का अधिकार है वो टू का ख में है परिभाषा। टू का ग में है पीजीआरओ की परिभाषा। पीजीआरओ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, लोक शिकायत निवारण अधिकारी, पीजीआरओ। ठीक है, जो भी आपका शिकायत है उसको दूर करने वाला यही अधिकारी है, पीजीआरओ। टू का घ टू का घ में है सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना। सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना पटना में भी है। लोक शिकायत निवारण अधिकारी का जो कार्यालय है वो उधर है, छज्जू बाग तरफ है, छज्जू बाग वाले रोड में। तो टू का घ सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना, यानी कि सामान्य सहायता केंद्र भी इसको कभी कभी बोल देते हैं। ये टू का घ में है परिभाषा। लेकिन धारा भी याद रखना है, ये किस सेक्शन में है? एक्ट का सेक्शन 6 में है। एक्ट का सेक्शन 6 में है। तो सुकरण केंद्र की अपना स्थापना है सेक्शन 6 में, और परिभाषा टू का घ में है। लोक प्राधिकार की परिभाषा, लोक प्राधिकार की परिभाषा है टू का अंगा में। टू का अंगा में, इसको रट जाना है, घोल के पी जाना है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। और टू का चौ में है। चौ छ जो तो आसान है। अगर पीजीआरओ से आपका डिसीजन नहीं होगा, पीजीआरओ आपका गलत डिसीजन देगा, तो आप किसके पास जाइएगा? आप जाइएगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। उससे नहीं होगा
आप जाइएगा सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास, और उससे भी नहीं होगा आप जाइएगा रिव्यू अथॉरिटी के पास। तो पीजीआरओ के बारे में है 2 का ख में, सॉरी 2 पीजीआरओ के बारे में है 2 का ग में, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बारे में 2 का च में, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी में 2 का छ में, और रिव्यू अथॉरिटी का 2 का ज में। तो च छ जो लगातार, फर्स्ट सेकेंड और रिव्यू अथॉरिटी, पुनरीक्षण प्राधिकार। तो अब हम लोग देख लेते हैं पीजीआरओ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी और रिव्यू अथॉरिटी, पुनरीक्षण प्राधिकार। इस सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये कितने स्तर पर होता है। टोटल ये 3 स्तर पर होता है, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और विभाग स्तर पर। अनुमंडल स्तर पर हमारे पीजीआरओ कौन होंगे? अनुमंडलीय पीजीआरओ। अनुमंडलीय पीजीआरओ में कौन कौन हो जाएगा? आपका अनुमंडलीय पीजीआरओ में हो जाएगा एसडीओ, एसडीओ हो जाएंगे, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब जो है एसडीपीओ, एसडीपीओ, ये सब जो है अनुमंडलीय पीजीआरओ में आ जाएंगे। लेकिन वही अगर अनुमंडल स्तर पर हम लोग इसका, अनुमंडल स्तर पर अगर इसका हम लोग फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी देखेंगे तो अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता पीजीआरओ। वही अगर हम लोग सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी का देखेंगे तो जिला पदाधिकारी, डीएम। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी का जो है इसका अनुमंडल स्तर पर डीएम है। और अगर डीएम से भी ये काम नहीं हो पाता है, डीएम से भी अगर कोई दिक्कत है तो रिव्यू अथॉरिटी है, प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त, कमिश्नर, कमिश्नर, कमिश्नर के पास जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अनुमंडल स्तर पर। अब अगर हम लोग आते हैं जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर ये देखिए, ये है आपका जो अपर समाहर्ता है वो अब पीजीआरओ हो गया। मतलब जिला स्तर पर कोई लोअर पदाधिकारी को थोड़ी रखेंगे, उसका पीजीआरओ ही एक बड़ा पदाधिकारी होगा, यानी कि उसका पीजीआरओ हो जाएगा हमारा, उसका पीजीआरओ अपर समाहर्ता हो जाएगा। अब प्रमंडलीय आयुक्त यहाँ आ जाएगा, यानी कि प्रमंडलीय आयुक्त जो है इसका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो जाएगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि प्रमंडलीय आयुक्त हो गया इसका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। और जिला स्तर पर आपका सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी हो जाएगा सचिव या प्रधान सचिव, सचिव रैंक का हो जाएगा। देखिए इस दोनों में यहाँ से यहाँ तक सेम है, रट लेना है। सचिव और प्रधान सचिव यहाँ भी मतलब जिला स्तर पर भी है और विभाग स्तर पर भी है, दोनों स्तर पर वो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है। और रिव्यू अथॉरिटी भी जो है यहाँ पे, रिव्यू अथॉरिटी सेम है, विभागीय जांच आयुक्त, विभागीय जांच आयुक्त। तो ये सेम है, ये सेम है, आपको इसमें दिक्कत नहीं करना है, इसमें दिक्कत नहीं करना है। इसको याद रखना है कि जब जिला स्तर पर ये हो गया अपर समाहर्ता पीजीआरओ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी प्रमंडलीय आयुक्त, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार है सचिव और प्रधान सचिव, और रिव्यू अथॉरिटी ये है। विभाग स्तर पर उप सचिव या उप सचिव की अनुपस्थिति में अवर सचिव, विभाग स्तर पर है पीजीआरओ। और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हो जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर आपका एसएस मतलब क्या हो गया है, और अपर सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव या अपर सचिव, ये हो गया हमारे विभाग स्तर पर। और सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी हो जाएगा सचिव या प्रधान सचिव, वो तो इस दोनों में सेम है, ये इस दोनों में सेम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसको तो घोल के पी जाइए, पक्का पूछेगा अनुमंडल स्तर पर। और ये बाकी ये पूरा तो सेम ही है। आगे आते हैं प्रपत्र, टोटल 8 प्रपत्र है, इसको याद कर लेना है। प्रपत्र 1 क्या बोलता है? शिकायत के निवारण हेतु परिवाद इसी पत्र में आवेदन देगा। आप आरटीआई पढ़िएगा तो उसमें भी प्रपत्र क है, वो आवेदन से रिलेटेड है, सेम लगभग लगभग जाएगा। पहला में आवेदन, दूसरा में रसीद। तो देखिए यहाँ भी दूसरा में पावती रसीद है, और पावती रसीद नियम 4 में भी है, तो नियम भी याद करते जाना है धीरे धीरे। नियम 4 में पावती रसीद है, और प्रपत्र 2 है, 2 का डबल 4, मतलब कि आप आवेदन दिए एक में, आपको रसीद दे देगा, रिसिप्ट दे देगा कि हाँ चलिए आप आवेदन दिए हैं, आपको रिसीविंग दे दिए, ठीक है आपने आवेदन दिया है। आवेदन का निष्पादन होगा आपका 60 दिन में। आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। पीजीआरओ जो है
पीजीआरओ वो प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा 60 दिन में, 60 दिन लगाएगा वो प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। 3, प्रपत्र 3 क्या है? पीजीआरओ जो है परिवाद पत्र पारित निर्णय से परिवादकर्ता को सूचित या अवगत कराएगा कि अब क्या निर्णय लिया गया, वो परिवादकर्ता को बताएगा। कौन? पीजीआरओ, प्रपत्र 3 में। ठीक है। प्रपत्र 4 में बोलता है कि नोटिस बोर्ड पर उसको प्रदर्शित करेगा। सुनवाई से संबंधित सभी सुसंगत सूचना, अगर मान लीजिए कि कोई सुनवाई हो रहा है, मान लीजिए कि पीजीआरओ का डिसीजन से खुश नहीं, तो अपील किया, अपील से रिलेटेड भी सूचना है तो उसको कहाँ पर करेगा? सूचना बोर्ड पर। कोई भी जाके सूचना बोर्ड को देख सकता है कि क्या निर्णय लिया गया है, सुनवाई से संबंधित कोई भी सूचना उसको चाहिए तो प्रपत्र 4 में देगा। और ये नोटिस बोर्ड वाला याद रखिएगा, प्रपत्र 4 और 4 का डबल 8, जैसे यहाँ 2 का डबल 4 था, प्रपत्र 2 में 4 आ गया, नियम 4, अब प्रपत्र 4 में नियम 8 आ जाएगा। ये एक साथ इसलिए लिखे हैं, याद करने में आसानी होगा। नोटिस बोर्ड पर कोई भी सूचना को देगा सुनवाई से संबंधित, तो वो प्रपत्र 4 है और नियम 8 है। अब देखिए 5, 6, 7, 8 एक साथ है। पीजीआरओ, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, रिव्यू अथॉरिटी। तो ये चारों, प्रपत्र 4 जो है पीजीआरओ से संबंधित है, वह 5, प्रपत्र 5 जो है वो पीजीआरओ के लिए है, 6 है फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार, 7 सेकंड अपीलीय प्राधिकार, 8 रिव्यू अथॉरिटी। 5 बोलता है कि पीजीआरओ के कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। सेम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार के में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, रिव्यू अथॉरिटी के कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि रिव्यू अथॉरिटी के पास एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, आप 5 से स्टार्ट कीजिएगा, 5, 6, 7, 8, रिव्यू 8 में आएगा। तो 5 में पीजीआरओ, 6 में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, 7 में आपका सेकेंड और 8 में रिव्यू अथॉरिटी। ये चारों एक साथ है। पहला में हो गया आवेदन दिया, दूसरा में हो गया कि आवेदन का रिसीविंग आप उसको दे दिए, तीसरा में क्या है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे परिवादकर्ता को सूचित करेंगे, और 4 में क्या है? नोटिस बोर्ड। तो 2 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ 8 आएगा। ठीक है। अब नियम जानने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको जान जाते हैं, सेक्शन। देखिए यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे परिवाद को प्राप्त किया जा सकता है कितना तरीका से? पीजीआरओ द्वारा। ठीक है। परिवाद कौन कौन प्राप्त कर सकता है? या तो पीजीआरओ, लोक शिकायत निवारण अधिकारी, या कोई पदाधिकारी जिसे पीजीआरओ द्वारा प्राधिकृत किया गया, या तो पीजीआरओ करेगा, पीजीआरओ करेगा, या ऐसा पदाधिकारी जिसको पीजीआरओ ने ही नियुक्त किया है वो, या तो कोई कर्मचारी या प्रभारी जिसे पीजीआरओ द्वारा प्राधिकृत किया गया है। या मतलब कि 2 और 3 में अंतर क्या है कि दोनों को पीजीआरओ ही प्राधिकृत किया है, लेकिन पहला पदाधिकारी है, दूसरा कोई कर्मचारी है। यानी कि पदाधिकारी भी सुन सकता है और कर्मचारी भी किसी की शिकायत सुन सकता है, बशर्ते कि उसको पीजीआरओ जो है वो नियुक्त किया हो। ठीक, आगे सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10। सेक्शन 6 बोलता है सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना। इसका परिभाषा कितना में? 2 का घ में है ना, देख लेते हैं परिभाषा। 2 का घ में देखें, 2 का घ में सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना है, सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना है, और ये धारा 6 में, सेक्शन 6। सारा सेक्शन एक बार रिवीजन मार लेते हैं, देख लेते हैं। सेक्शन 6 में है सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना। इसी को सामान्य सहायता केंद्र भी बोलते हैं, इसी को सामान्य सहायता केंद्र। अब सेक्शन 7 में है अपील, सेक्शन 7 में है अपील, 7 में अपील, 8 में शास्ति, शास्ति यानी कि दंड, दंड। 1 दिन का 250 रुपया, अगर आप 1 दिन विलंब करते हैं तो 250 रुपया लगेगा। और लेकिन 250 रुपया मिनिमम दंड नहीं है, मिनिमम दंड है 500 रुपया और मैक्सिमम दंड है 5000। देख लेते हैं दंड कहाँ दिया गया है। देखिए मिनिमम दंड 500, मैक्सिमम दंड 5000। चलिए, तो सेक्शन 8 में है दंड। 8 में क्या है? दंड।
9 में है पुनरीक्षण, रिव्यू। प्रपत्र आपको याद रखना है 5, 6, 7, 8। 5 में था पीजीआरओ। पीजीआरओ एक रजिस्टर संधारित करेगा। फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार एक रजिस्टर संधारित करेगा। सेकेंड अपीलीय प्राधिकार रजिस्टर संधारित करेगा। और 8 में क्या था, रिव्यू अथॉरिटी, पुनरीक्षण। वहां पर 8 में है और नियम में 9 में है। प्रपत्र का बात करें, प्रपत्र का बात करें तो वो 8 में है और नियम का बात करें तो वो 9 में है। सेक्शन 10 बोलता है कि कोई भी पीजीआरओ, हम लोग दंड का बात किए हैं, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5000। लेकिन कोई पीजीआरओ अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, सद्भावनापूर्ण काम कर रहा है, तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा, उसको कार्रवाई का संरक्षण किया जाएगा। ना उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता है, केस नहीं किया जा सकता है। क्यों भाई? देखा जाएगा, जो भी हमारा अपीलीय प्राधिकार है वो दंड आरोपित करता है, या पुनरीक्षण प्राधिकार है वो दंड आरोपित करता है, तो अपीलीय प्राधिकार या पुनरीक्षण प्राधिकार देखेगा कि वो अगर ईमानदारी से काम किया है, सारा प्रक्रिया के तहत वो अपना काम किया है, तो उस पर कोई भी दंड आरोपित नहीं होगा, क्योंकि वो सद्भावनापूर्ण कार्य में आ जाएगा। और सद्भावनापूर्ण कार्य का संरक्षण सेक्शन 10 बोलता है। सेक्शन 10 के तहत वो बच जाएगा। सेक्शन 11 बोलता है न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। मतलब कि इसको एक सिविल कोर्ट, जो अपीलीय प्राधिकार है, देखिए इसमें जो अपीलीय प्राधिकार है, अपीलीय प्राधिकार, उसको सिविल कोर्ट का शक्ति प्राप्त है। किसके तहत, किस नियम के तहत? सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 के तहत। मतलब सिविल प्रोसीड्योर कोड में जो सिविल कोर्ट को शक्ति दी गई है, वही यहाँ पर इस नियम में, बिहार आरटीपीसीआर अधिनियम में अपीलीय प्राधिकार को दिया गया। यानी कि इसमें न्यायालय की अधिकारिताओं का वर्जन है। ये खुद न्यायालय है अपीलीय प्राधिकार। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, और कहीं नहीं। आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बाकी न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। आगे सेक्शन 13 बोलता है नियम बनाने की शक्ति सिर्फ राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है, इसमें नियम बना सकती है, इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है राज्य सरकार, सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 में है कठिनाइयों का निवारण। सेक्शन 14 में है कठिनाइयों का निवारण। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 6 में है सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना, और ये किसमें है? 2 का घ में, 2 का घ में, 2 का घ में, 2 का घ में भी है सूचना सुकरण केंद्र की स्थापना। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 में है अपील, 7 में अपील, 8 में दंड लगाएगा, 8 में दंड। ठीक है। सेक्शन 9 में है पुनरीक्षण, और वहां पे था 8 में पुनरीक्षण। प्रपत्र 8 में कि पुनरीक्षण प्राधिकार जो है रजिस्टर संधारित करेगा। 10 में सद्भावनापूर्ण काम करेगा तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। 11 में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। क्यों? क्योंकि सिविल कोर्ट को जो पावर है सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 में, वही पावर यहाँ पर अपीलीय प्राधिकार को प्राप्त है, इसलिए न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। सेक्शन 13 नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। सेक्शन 14 कठिनाइयों का निवारण है इसमें। चलिए आगे आए, अब वहां से आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ लिए थे हम लोग, पीजीआरओ। हाँ, एक चीज और कि पीजीआरओ कितना दिन में निर्णय देगा? 60 दिन। सब जो है ये भी, ये आपको पीजीआरओ कितना दिन में मामला को सुलटाएगा? 60 दिन में मामला का निपटान कर देगा, 60 दिन में। ठीक है। अगर वो मामला चला गया फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार में, तो फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार भी 60 दिन का समय मिलेगा इसको भी। सेकेंड अपीलीय प्राधिकार को भी 60 ही दिन का समय मिलेगा, या रिव्यू अथॉरिटी, इसको भी 60 ही दिन का समय मिलेगा। लेकिन मतलब कि किसी को भी मामला, किसी के पास मामला अगर चला गया, तो उसके पास 60 दिन में उसको डिसीजन ले लेना है, निर्णय ले लेना है। यानी कि इसके पास भी 60 दिन का टाइम है, इसके पास भी 60 दिन का टाइम है, इसके पास भी 60 दिन का टाइम है, इसके पास भी 60 दिन का टाइम है। लेकिन मुझे क्या है, लेकिन अगर ये पीजीआरओ अपना आदेश दे दिया 60 दिन के अंदर, कभी भी मान लीजिए 45 दिन में दिया, 50 दिन में दिया, इसका आदेश से अपील करते क्या, इसका आदेश से परिवादी संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास जाए। कितना दिन के बाद? ये जो आदेश पारित किया है, इसके आदेश पारित करने के 30 दिन के अंदर। तब फिर अगर इसके पास 30 दिन के अंदर इसके पास चला गया,
फिर इसके पास टाइम है 60 दिन का, 60 दिन में ये मामला को निपटाए, 60 दिन में मामला को निपटाए। ठीक है, अगर ये प्रथम अपीलीय प्राधिकार भी आदेश दे दिया, इसका आदेश निर्गत करने के फिर 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ये जा सकता है सेकेंड अपीलीय प्राधिकार के पास। सेकेंड अपीलीय प्राधिकार के पास भी मामला निपटाने के लिए 60 दिन का समय है। ठीक है, फिर सेकेंड अपीलीय प्राधिकार से वो असंतुष्ट है तो रिव्यू अथॉरिटी के पास आएगा, फिर 30 दिन का टाइम। यही 30 दिन चलता रहेगा, 30 दिन चलता रहेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि क्या 30 दिन के बाद आवेदन नहीं लेगा? अगर पीजीआर आदेश दिया, अब 30 दिन के बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकार आदेश उसका आवेदन नहीं लेगा, लेगा, ले सकता है अगर कारण का उल्लेख करे कि भाई ये कारण से सर हम अपील नहीं कर पाए, मैं बीमार था, मेरी दुर्घटना हो गई थी, मेरे परिवार का तबीयत खराब था, मेरे फैमिली को लेकर मैं हॉस्पिटल गया था, ये था वो था, अपना जो भी रीजन वो देगा विथ कारण, कारण के साथ मैक्सिमम 45 दिन तक वो आवेदन आवेदन दे सकता है। अभी इसको मिटा देते हैं, 60 दिन तो निष्पादन के लिए है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, सॉरी, विथ कारण 45 दिन, यानी कि 30 दिन में दे सकता है, लेकिन अगर कारण लगा दिया तो 45 दिन तक आवेदन स्वीकार, 45 दिन के बाद आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रपत्र देख लिए हैं, नियम, धारा भी देख लिए हैं, सेक्शन भी देख लिए, अब नियम, नियम आ जाते हैं। नियम 4 हम लोग बताए थे, जो प्रपत्र 2 है उससे संबंधित नियम 4, और जो प्रपत्र 4 है, प्रपत्र 4 है उससे संबंधित नियम है नियम 8, नियम 8। तो इसको तो देख लिए, फिर भी रिवीजन मार लेते हैं। ये बोलता है कि रसीद जो है हम लोग देंगे, जो भी आवेदन देगा, आवेदन देगा यानी कि प्रपत्र 1 में आवेदन देता है, प्रपत्र 2 में रिसीविंग, वो नियम 4 के तहत रिसीविंग देंगे। रिसीविंग कैसे दे सकते हैं? चाहे तो डाक के माध्यम से दे सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं, मतलब जीमेल वगैरह से, या तो कॉल सेंटर के माध्यम से। कॉल सेंटर यहाँ पटना में है, पटना में है कॉल सेंटर। ये 3 माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग उसको रसीद दे सकते हैं। नियम 9, सॉरी नियम 8, नियम 8 क्या बोलता है कि नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, जो भी सुनवाई के से संबंधित सूचना है उसको नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। यही प्रपत्र 4 भी बोलता है, प्रपत्र 4 भी यही बोलता है कि नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए 4 का डबल 8, प्रपत्र में 4 उसका डबल 8, यहाँ प्रपत्र में था, यहाँ प्रपत्र में था 2 उसका डबल था नियम 4। आगे नियम 6, नियम 6 बोलता है प्राप्त परिवाद पर सुनवाई दिवस का प्रावधान। जो भी परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है उसमें एक डेट फिक्स किया जाएगा, उस डेट को सुनवाई दिवस बोलते हैं, यानी कि उस दिन सुनवाई होगा, उस दिन सुनवाई होगा। आगे नियत समय सीमा की संगणना का प्रावधान, नियत समय सीमा, नियम 9 बोलता है, 9 में नियत समय सीमा। नियत समय सीमा किसको बोलेंगे कि परिवाद को सुनने के लिए मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना, हम लोग बताए थे नियत समय सीमा यहाँ पे कितना दिन है, 60 दिन है, तीनों के लिए 60, तब के चारों के लिए 60 दिन है। परिवाद मिल गया उसके बाद 60 दिन के अंदर आपको मामला को निपटा देना है। आगे 6 हो गया सुनवाई दिवस, 6 में सुनवाई दिवस, हाँ नियम 6 है, एक था धारा 6, धारा 6 में था वो सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना, धारा 6, कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ नियम पर चल रहा है, वहां धारा था। नियम 7, नियम 7 क्या बोलता है, परिवाद पर सुनवाई की प्रक्रिया, परिवाद पर सुनवाई की प्रक्रिया, नियम 7 बोलता है परिवाद पर सुनवाई की प्रक्रिया। 8 तो हो ही गया, 4 का डबल 8, 15, 15 क्या बोलता है, 15 बोलता है सुनवाई के लिए नोटिस का तामीला कराया जाना। तामीला का मतलब होता है कि सुनवाई का जो नोटिस हम लोग देंगे परिवादी को, परिवादी को बोलेंगे कि फलना फलना तारीख आपका सुनवाई के लिए रखा गया है, उस तारीख को आप यहाँ उपस्थित हो जाइएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, चलिए अब यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो वो जो सिग्नेचर करेगा वो प्रूफ होगा कि हाँ आपको नोटिस मिल गया है, तो वही प्रूफ होता है तामीला कराना, यानी कि उससे वापस सिग्नेचर कराना, तामीला कराना। नियम 16, नियम 16 बोलता है कि परिवादी या अपीलकर्ता का व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना, मतलब कि जब भी सुनवाई होगा तो सुनवाई के दौरान चाहे तो परिवादी हो या अपीलकर्ता हो, वो व्यक्तिगत रूप से हाजिर होगा। अगर वो हाजिर नहीं हुआ तो उसके गैर हाजिरी में डिसीजन ले लिया जाएगा, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप वहां थे या नहीं थे।
बोलिएगा सर हम वहाँ नहीं थे, गलत डिसीजन ले लिया। आप क्यों नहीं थे? आपका गलती है। आपको नोटिस का तामीला करा दिया गया है, उसके बाद आप उपस्थित नहीं हो रहे, ये आपकी गलती है। तो वो नियम 16 बोलता है। 12 और 14 एक साथ याद रखना है। 12 और 14 बोलता है कि पहला अपीलीय प्राधिकार, दूसरा अपीलीय प्राधिकार और रिव्यू अथॉरिटी, ये से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन है। मतलब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और रिव्यू अथॉरिटी के से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन है नियम 12 में। और 14 क्या बोलता है? फर्स्ट और सेकंड अपील तथा पुनरीक्षण के निष्पादन की प्रक्रिया है। कैसे वो निष्पादन होगा? निष्पादन ये याद रखिए, 14 में क्या है? अपील जो है दोनों और पुनरीक्षण, उसका निष्पादन होगा नियम 14 के तहत। लेकिन उसमें संबंधित विषय वस्तु का वर्णन हो जाएगा, तो ये तीनों से संबंधित विषय वस्तु का वर्णन हो जाएगा 12 में। 12 में विषय वस्तु का वर्णन और 14 में निष्पादन। तो ये कोड वर्ड याद रख लीजिएगा, कोड वर्ड। 10 नियम 10 तो अभी पढ़े थे शायद, सेक्शन 10 था यहाँ पे, सेक्शन 10 था ना, सेक्शन 10 सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई का संरक्षण। तो सेक्शन 10 नियम 10 दोनों में सेम है। यहाँ पे सेक्शन 10 है, वहां पे नियम 10 है, दोनों सेम है। दोनों में क्या? सद्भावनापूर्ण किए गए कार्य का संरक्षण है। आप कार्य गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप पे कोई केस नहीं किया जाएगा। नियम 17, नियम 17 बोलता है कि अपील या पुनरीक्षण में आदेश। अब जो आदेश, यहाँ तो निष्पादन की प्रक्रिया है, और जो आदेश दिया जाएगा, जो भी अपील, पहला अपीलीय प्राधिकार कोई आदेश दिया तो हम लोग उसके लिए जाएंगे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास। द्वितीय अपीलीय प्राधिकार कोई आदेश दिया, उसके विरुद्ध हम लोग जाएंगे पुनरीक्षण प्राधिकार के पास। मतलब कोई भी अपील में जो आदेश देगा या पुनरीक्षण में जो आदेश देगा, वो आदेश नियम 17 के तहत ही देगा, वो आदेश नियम 17 के तहत ही देगा। अब नियम 18, नियम 18 बोलता है दंड की राशि की वसूली का प्रावधान। 18 ये एकदम जरूरी है, इसको याद रखिए। नियम 18, 18 में दंड है, 18 में दंड है। 18 साल का उम्र हो गया, गलती करने लगा तो उसमें दंड मिलेगा। दंड मिलेगा कैसे? मिनिमम दंड है उसको 500 रुपया। मिनिमम दंड है 500 रुपया और मैक्सिमम दंड है 5,000 रुपया। 5,000 रुपये का दंड उसको मैक्सिमम दिया जा सकता है। और ये दंड उसको कहाँ से दिया जाएगा? अगले महीना का वेतन से वसूलनीय होगा, अगले महीना का वेतन से। और वो कौन बोलता है? धारा 8 का 2, धारा 8 का 2। 8 तो बोलता है नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 का 2 क्या बोलता है कि ये जो भी, पर ये तो नियम था नोटिस बोर्ड वाला, धारा में है, धारा 8 में है, 8 का 2 में। 8 का 2 बोलता है कि जो भी दंड दिया जाएगा वो आपका वेतन से वसूलनीय है। देखिए 8 हमको लगता है दंड से रिलेटेड है, शास्ती है 8, 8 में है शास्ती यानी कि दंड, ठीक है। 8 का 2 बोलता है, 8 का 2 और यहाँ पे 18, नियम में 18, जो वहां पर 8 है, धारा 8 में है, ठीक है, धारा 8 में है वहां पर, धारा 8 में, वो यहाँ धारा 18 नियम 18 में है। दोनों में दंड के बारे में है, ठीक है। और वेतन से, उसका वेतन से लिया जाएगा, पीजीआरओ का या तो प्रथम अपीलीय प्राधिकार का। आगे 7 का 8 का चौ, 7 का 8 का चौ क्या बोलता है कि पीजीआरओ, अपीलियट अथॉरिटी, पीजीआरओ और अपीलीय प्राधिकार को सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदत्त है। किसके तहत? सिविल प्रक्रिया संहिता 2008 के तहत। ये तो बता चुके हैं पहले ही, लेकिन इस सेक्शन याद कर लीजिएगा। ये सेक्शन कौन सा है? 7 का 8 का चौ। आगे नियम 19, नियम 19 अभिलेख का संधारण है, अभिलेख का संधारण। अब आपसे पूछ देगा कि पीजीआरओ के अभिलेख का संधारण कहाँ पर है? नियम 19 फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार के अभिलेख का संधारण कहाँ? ये चारों अलग अलग क्वेश्चन है। आप जब वो बनाइएगा सेट बिहार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, उसमें आपको दिख जाएगा कि चारों अलग अलग क्वेश्चन है, और इस चारों क्वेश्चन को के लिए नियम 19 ही है। एक बार पूछेगा पीजीआरओ अभिलेख का संधारण करेगा तो वो किस नियम में? 19 में। एक बार पूछेगा सेकंड अपीलीय प्राधिकार, 19 में है। रिव्यू अथॉरिटी, वो भी 19 में है। तो चारों को हम एक ही जगह लिख दिया ताकि याद करने में आसानी होगा। 4 क्वेश्चन बनाते तो लंबा हो जाता। आगे धारा 6 तो पढ़ ही चुके हैं, सूचना एवं सुकन केंद्र की स्थापना। और धारा 6 का कौन हो जाएगा? 2 का घ, परिभाषा में 2 का घ, 2 का घ, 2 का घ। आगे धारा 5 का 1 से 5 का 5, धारा 5 का 1 से 5 का 5, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि नियत समय सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार की विस्तृत है। मतलब 5 का 1 से 5 का 5 क्या बोलता है कि नियत समय सीमा पर ही सुनवाई किया जाएगा किसी भी चीज का, नियत समय सीमा ज्यादा हो जाने पर नहीं किया जाएगा। अब आपको 3 याद रखना है, 7691, 7692
और 7695 भी कहीं होगा, यहाँ देखिए 7695, तीनों को डेट है, तीनों का डेट है 30 मई 2016। तो कौन कौन था? 7691, 7692, 7695, और इस तीनों का डेट है 30 मई 2016। तो डेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 30 मई 2000 तीनों का है, लेकिन तीनों को अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले 7691, 7691, ये क्या है? विभिन्न स्तरों पर नाम निर्दिष्ट लोक सेवक के रूप में पीजीआरओ, फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार, सेकंड, ये तो हम लोग पढ़ चुके, चार्ट में चार्ट ही देख चुके हैं, इसका चार्ट देख चुके हैं कि अनुमंडल स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर पर क्या होगा, अब विभाग स्तर पर क्या होगा। अनुमंडल, जिला और विभाग स्तर पर क्या होगा, इसमें अभी हम लोग पढ़ चुके पीजीआरओ, फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार, थर्ड अपीलीय प्राधिकार, इसका पूरा लिस्ट देख चुके हैं। आगे तो ये 7691 बोलता है, ये चार्ट जो बनता है हम लोग का, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के आगे ही हम लिख देते हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है, ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट का हम लोग पत्रांक लिख देते हैं 7691, और कितना था डेट? 30 ना, 30 मई 2016। इसको हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7691 हो गया, इस चार्ट पे ही। अब 7692 क्या बोलता है? 7692 बोलता है परिवाद या अपील की सुनवाई के लिए निष्पादन का प्रक्रिया। परिवाद या अपील के लिए, अपील की सुनवाई, जो सुनवाई होगा वो 7692 के तहत होगा सुनवाई। और 7695 भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पर इस टाइप का एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 18 लोक शिकायत निवारण की डेट देगा, इसका संशोधन हुआ पत्रांक 1134 के अनुसार, फिर दिनांक देगा 22 जनवरी 2016। ठीक है, तो ये एक पत्रांक क्या देगा 1134, और ये इसी टाइप का सेम रहेगा, इसी टाइप का सेम रहेगा यहाँ पर। अधिसूचना संख्या 18 लोक शिकायत निवारण 14/4/2016, 14/4/2016, यहाँ पे 14/2/2015 है। इसका संशोधन 1134 के तहत हुआ है, और इसका संशोधन 7695 से हुआ है। और 7695 क्या है, अभी पढ़े हैं, अपील, अपील का सुनवाई की प्रक्रिया है ना, यहाँ देखिए परिवाद या अपील की सुनवाई एवं निष्पादन के लिए। नियम 3 का 6 क्या बोलता है? परिवाद के प्राप्ति रसीद को भेजने के तरीकों का उल्लेख। ठीक है, ये तो पते है, भेजेंगे किससे? डाक से भेजेंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेंगे। ठीक है, डाक या इलेक्ट्रॉनिक यही तरीका है। यदि कोई परिवाद अपूर्ण हो, यदि कोई परिवाद अपूर्ण हो, तो उसे प्राप्त करने वाले पदाधिकारी को परिवादकर्ता से पूर्ण कराना है। मतलब जो भी उसको प्राप्त करेगा, वो परिवादकर्ता को बोलेगा कि भैया आपका परिवाद जो है पूर्ण नहीं है, आप इसको कृपया पूर्ण कर लीजिए। ये नहीं कि परिवाद पूर्ण नहीं है तो उसको लौटा देंगे ना, परिवादकर्ता से उसको पूर्ण करा लेना है। और यदि परिवादकर्ता अनुपस्थित है तो उसको वांछित सूचना देना है, नोटिस देना है कि 7 दिन के अंदर आप उपलब्ध कराइए जानकारी। नहीं उपलब्ध कराता है तब परिवाद को रिजेक्ट करेंगे। यानी कि कोई परिवाद दिया, परिवाद आपको लग रहा है कि अपूर्ण है, तो परिवादकर्ता से उसको क्या करेंगे? पूर्ण करा लेंगे, पूर्ण करा लेंगे। अब परिवादकर्ता अगर अनुपस्थित है, परिवादकर्ता अगर अनुपस्थित है तो उसको नोटिस देंगे, नोटिस भेजेंगे परिवादकर्ता के एड्रेस पे कि भाई 7 दिन के अंदर आप परिवाद जो आपका अधूरा है उसको पूरा करके भेजिए, आप में ये चीज़ नहीं दिया हुआ, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं करता, 7 दिन के अंदर नहीं भेजता, उसका परिवाद को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्टेड लिस्ट जो है, रिजेक्शन करने के बाद उसका लिस्ट कहाँ डाल देंगे? नोटिस बोर्ड पर। और नोटिस बोर्ड पर डालेंगे किससे? नियम 8 के तहत और प्रपत्र 4 के तहत। यहाँ पर रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, आगे परिवाद, परिवाद जाएगा किसके पास? उसका निवारण करेगा पीजीआरओ। पीजीआरओ में प्रक्रिया के लिए 60 दिन है भाई, 60 दिन में प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है। फिर वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार के पास जाएगा। इसको भी आपको प्रक्रिया में 60 दिन लगेगा, 60 दिन में इसको प्रक्रिया का समाप्त कर लेना है। इसके बाद कहाँ जाएगा? सेकंड अपीलीय प्राधिकार को जाएगा, इसको भी 60 दिन में समाप्त कर लेना है। लेकिन पीजीआरओ से प्रथम, पीजीआरओ जो अपना आदेश दिया, वो आदेश
के बाद या नियत समय से 60 दिन समाप्त हुआ तो भी जा सकता है। तो 60 दिन समाप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर या मैक्सिमम 45 दिन के अंदर विथ रीजन, कारण के साथ, तब वो प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास जा सकता है। सेम यहाँ पर 30 दिन या 45 डेज विथ रीजन, तो वो सेकंड अपीलीय प्राधिकार पर। इसके बाद भी फिर वही है, रिव्यू अथॉरिटी के पास जाएगा। आगे बिहार आरटीपीजीआर 2015, यानी कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार, लोक शिकायत निवारण अधिकार का नियमावली या एक्ट 2015 में किसी परिवाद या फर्स्ट अपील या सेकंड अपील या पुनरीक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया। याद रखना है, इसमें अपील के लिए या परिवाद देने के लिए, अपील के लिए या पुनरीक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर आप आरटीआई करते हैं, आरटीआई चैप्टर अगर पढ़िएगा, वहां पे आपसे शुल्क लिया जाता है 10 रुपया, शुल्क लिया जाता है 10 रुपया अपील करने के लिए। तो अब आगे यहाँ बढ़ते हैं, नियम 22 और 23। नियम 22, यहाँ नियम 23। 22 क्या है? योजनाओं का प्रसारण एवं प्रशिक्षण। योजनाओं का प्रसारण एवं प्रशिक्षण मतलब कि जो भी योजनाएं सरकार निकालती है उसका प्रसारण और प्रशिक्षण। अब 23 सेम है, 23 संबंधित को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देश निर्गत करना। यानी कि योजनाओं का प्रसारण और प्रशिक्षण, योजना का अगर कोई भी योजना सरकार निकाल रही है तो उस योजना का प्रशिक्षण जो है आपको, और प्रसारण नियम 22 में है, और सफल क्रियान्वयन के लिए जो निर्देश देगा, सफल क्रियान्वयन के लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए, वो नियम 23 में है। तो यहाँ पे याद रखिए कोड वर्ड सफल क्रियान्वयन के लिए, और यहाँ प्रसारण और प्रशिक्षण के लिए। प्रसारण और प्रशिक्षण हो जाएगा 22 में, और उसका सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देश देगा 23 में। आगे परिवाद के लिए निर्धारित सुनवाई दिवस को कार्यालय सूचना पट, नोटिस बोर्ड आ गया। हम बताए थे नोटिस बोर्ड वर्ड को एकदम छाप लेना दिमाग में, नोटिस बोर्ड। ठीक है, जो भी सुनवाई दिवस होगा, मतलब सुनवाई का डेट रखा जाएगा, उस डेट को कहाँ पर छाप देंगे? नोटिस बोर्ड पर। चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो आपका प्रखंड कार्यालय हो, वो उसका नोटिस बोर्ड पे छपा मिलेगा आपको। प्रपत्र 4 और नियम 8, प्रपत्र 4 और नियम 8। ठीक है, प्राप्ति रसीद। प्राप्ति रसीद कितना में था? पावती, पावती प्रपत्र 2 में था और नियम 4 में था। ये भी याद रखना, नियम 2 में, प्रपत्र 2 में पावती यानी कि रिसीविंग, और नियम 4 में। आगे बढ़ते हैं, धारा 3। धारा 3, धारा 3 तो पढ़ चुके हैं। राज्य सरकार समय समय पर पीजीआरओ या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकेंड और रिव्यू अथॉरिटी को नियत समय सीमा अधिसूचित कर सकेगी। हम बताए थे अधिसूचित करने से संबंधित कुछ भी है तो धारा 3। आप अधिसूचित वर्ड देख लीजिएगा तो धारा 3 मार दीजिएगा आंसर। जैसे कि सरकार समय पर, एक बार पूछेगा, ये 4 क्वेश्चन अलग अलग है, 4 अलग अलग क्वेश्चन है जिसको एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। राज्य सरकार समय समय पर पीजीआरओ या फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार या सेकंड अपीलीय प्राधिकार या रिव्यू अथॉरिटी एवं नियत समय सीमा अधिसूचित कर सकेगी। तो बोलेगा राज्य सरकार पीजीआरओ को अधिसूचित करेगी, नियम धारा 3। फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार को अधिसूचित करेगी, धारा 3। सेकंड अपीलीय प्राधिकार, धारा 3। मतलब कुछ भी होगा, धारा 3। और ये कौन करता है अधिसूचना? जीएडी विभाग करता है। राज्य सरकार का मतलब यहाँ पर जीएडी विभाग से हो जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग। नियत समय सीमा की तिथि प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष परिवाद पत्र दायर करने की तिथि से प्रारंभ होगी, यानी कि जिस दिन वो परिवाद पत्र दिया है उस दिन से संबंधित हो जाएगा। धारा 7 का 1 से 7 का 8 क्या हो जाएगा? धारा 1 से 7 का 1 से 7 का 8 अपील से संबंधित विस्तृत प्रावधान, अपील से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। पाते धारा 7 का 5। धारा 7 का 5 क्या बोलता है? पीजीआरओ तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में सेकंड अपीलीय प्राधिकार में प्रभावित व्यक्ति धारा 7 का 5 क्या बोलता है कि पीजीआरओ अगर पहला अपीलीय प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन करता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार जो है इसके कुछ अनुपालन करने के लिए बोलता है, अब वो अनुपालन पीजीआरओ नहीं करता है तो सीधा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के पास चला जाएगा, यानी कि सीधा डायरेक्ट सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। कौन? परिवादी। तो वो आ जाता है धारा 7 का 5 के बाद, 7 का 5 में। धारा 1 का 3, धारा 1 का 3 क्या बोलता है? बिहार आरटीपीजीआर नियमावली 2016 अधिसूचित करते हुए लागू किया गया है ताकि बिहार
धारा 1 का 3 मतलब कि समझिए कि 2015 के जगह 2016 लाया गया है। मतलब 2015 एक्ट जो है 2015, उसके स्थान पर अब नियमावली 2016 लाया गया है। यानी कि एक्ट 2015 के प्रावधानों को अधिसूचित करते हुए 2016 के प्रावधान को अधिसूचित किया गया है। यानी कि यहाँ आप समझ सकते हैं बिहार आरटीपीआर नियमावली 2016 अधिसूचित करते हुए लागू किया गया है, ताकि बिहार आरटीपीआर एक्ट के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके। एक्ट में जो प्रावधान है उसको रूल्स के द्वारा लागू किया गया है, वही बोलता है। नियम 21 बोलता है कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने का प्रावधान। 21 में क्या करेगा? अनुश्रवण करेगा। जो भी कार्यान्वयन है उसका अनुश्रवण करेगा। परिवाद, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, सेकंड अपीलीय प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकार के निष्पादन के लिए 60 दिन। बता दे कोई भी प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा 60 दिन में, लेकिन अपील देगा 30 दिन में, और विथ रीजन 45 दिन में। आगे धारा 8 का 3, सेकंड अपीलीय प्राधिकार द्वारा कर्तव्यों के प्रतिकूल काम करने वाले प्राधिकारों के विरुद्ध उनसे संबंधित शर्तों के अधीन कार्रवाई की अनुशंसा करता है। मतलब कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकार जो है वो अगर देख रहा है कि कोई अपने सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है। कौन कर सकता है? सेकंड अपीलीय प्राधिकार। ये तो हम बता ही दिए हैं 1134 और डेट 22 जनवरी 2016। और एक कौन था? 7691, 7692, 7693, तो 93 नहीं 95, 7691, 7692, 7695, और सबका डेट है 30 मई 2016। नियम 13 2016 का, नियम 13 2015 का। नियम 13 क्या बोलता है कि प्रथम अपील, द्वितीय अपील और पुनरीक्षण में संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों की सूची, दस्तावेजों की सूची। नियम 13 क्या? नियम नहीं, इसको धारा 13 होना चाहिए था, सॉरी। नियम 13 नहीं, धारा 13 है। धारा 13, धारा 13 सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। और कोई भी संशोधन करने की शक्ति जो है वो सरकार को। अनुमंडल स्तर पर कौन कौन आ जाएगा? प्रखंड स्तर आ जाएगा, अंचल स्तर आ जाएगा, और अनुमंडल स्तर, तीनों आ जाएगा। अनुमंडल स्तर पर तीनों आ जाएगा। तो अनुमंडल स्तर पर पीजीआरओ कौन है? अनुमंडलीय पीजीआरओ। और ये अपर समाहर्ता है। अपर समाहर्ता अनुमंडल स्तर पर कौन? पहला अपीलीय प्राधिकार। दूसरा अपीलीय प्राधिकार कौन है? दूसरा डीएम। डीएम। और रिव्यू अथॉरिटी क्या है? प्रमंडलीय आयुक्त। आयुक्त। ये तो हो गया अनुमंडल स्तर पर। और विभाग स्तर पर, सॉरी, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर हो जाएगा। अब पीजीआरओ हो जाएगा अपर समाहर्ता। और फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार कौन हो जाएगा? प्रमंडलीय आयुक्त। आयुक्त। और सेकंड अपीलीय प्राधिकार कौन हो जाएगा? और थर्ड अपीलीय प्राधिकार कौन हो जाएगा? सेकंड अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव या सचिव। और ये रिव्यू अथॉरिटी कौन हो जाएगा? देखिए रिव्यू अथॉरिटी यहाँ पर बता थी, दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर प्रधान सचिव और सचिव या विभागीय जांच आयुक्त। आगे धारा 11। धारा 11 है न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। बताए थे कि सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है अपीलीय प्राधिकार को। वह न्यायालय का अधिकारिता का वर्जन किया है इसमें। धारा 7 का 3। और 7 का 3 क्या बोलता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकार अब पीजीआरओ को विनिर्दिष्ट समयावधि के अंतर, जो नियत समय सीमा दिया है उसके अंदर, परिवाद पर सुनवाई करने एवं उसके निराकरण करने का आदेश दे सकता है अथवा अपील को अस्वीकृत कर सकता है। जो प्रथम अपीलीय प्राधिकार है वो अपील को अस्वीकृत भी कर सकता है, और पीजीआरओ भी अपील को अस्वीकृत कर सकता है, या नियत समय सीमा के अंदर निष्पादन करना है। ये धारा 7 का 3 बोलता है, बहुत जरूरी है। नियत समय सीमा का अर्थ है अधिकतम समय सीमा जिस पर वो आदेश निर्गत कर सके। टोटल विभाग 44। अभी हम लोग का विभाग है टोटल 45। खेल विभाग जो है 45वां विभाग है। और ये कब बना था? 9 जनवरी
2024, इसको भी याद रखना, 9 जनवरी 2024 खेल विभाग बना है। और एग्जाम में आपको यही लिखना है 44 विभाग, क्योंकि वहाँ 45 ऑप्शन में नहीं रहेगा, रहेगा भी तो 44 ही मारना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस समय, जिस समय ये बना है या जिस समय क्वेश्चन उसका सेट हुआ है, 44 विभाग ही आंसर में दिया है। धारा 4, धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है कि विभागवार योजना, कार्यक्रमों एवं सेवाओं का प्रावधान। मतलब कि विभागवार योजना बनाएगी, हर विभाग अपना अपना योजना बनाएगी और कार्यक्रमों एवं सेवाओं का प्रावधान देगी। योजना और उसका लिस्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इस नियमावली को लागू करने के लिए हर विभाग जो है अपना योजना तैयार करेगी और कार्यक्रम बनाएगी और सेवाओं का प्रावधान देगी, लोगों को बताएगी कि भाई आपके लिए ये सेवा है, और उस योजना का लिस्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। एक चीज और देखिए कि पीजीआरओ से पीजीआरओ भेजने के लिए 7 दिन दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को 60 दिन का समय दिया गया पीजीआरओ को, ठीक है, लेकिन पीजीआरओ को अगर पता चल गया कि ये उससे संबंधित नहीं है, तो वो दूसरा पीजीआरओ को भेज देगा जिससे वो संबंधित होगा, ठीक है। उसके लिए उसको 7 दिन का समय दिया गया है, पीजीआरओ से पीजीआरओ 7 दिन। लेकिन यही अगर आप आरटीआई पढ़िएगा, आरटीआई एक्ट, अब देखिए पीआईओ से पीआईओ 5 दिन का समय दिया गया है। ये इसलिए हम बताए हैं क्योंकि ये रिलेटेड है। पीजीआरओ से पीजीआरओ 7 दिन। अब पीआईओ, पीआईओ का मतलब हो गया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना पदाधिकारी, ठीक है। तो पीजीआरओ से पीजीआरओ 7 दिन, अब पीआईओ से पीआईओ 5 दिन। ये तो हम बता ही दिए, 76-95। आगे, मुख्य सचिव के रैंक का, ठीक, मुख्य सचिव के रैंक का कौन कौन होता है? एक हो गया विकास आयुक्त, विकास आयुक्त भी मुख्य सचिव के रैंक के होते हैं। और मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदस्य राजस्व परिषद, और विभागीय जांच आयुक्त। इसीलिए देखिएगा विभागीय जांच आयुक्त जो है वो रिव्यू अथॉरिटी ही रहते हैं, उससे अलग नहीं रहते। रिव्यू अथॉरिटी यही है, किस स्तर पर? चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो विभाग स्तर हो, दोनों स्तर पर रिव्यू अथॉरिटी यही है। और क्या बोलते हैं, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार जो है वो हमारे प्रधान सचिव या सचिव है, प्रधान सचिव या सचिव है, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो विभाग स्तर हो। रैंक के अनुसार पे दिया जाता है कि किसका क्या रैंक है। रिव्यू अथॉरिटी और सेकेंड अपीलीय प्राधिकार। रिव्यू अथॉरिटी विभागीय जांच आयुक्त होंगे दोनों स्तर पर, और ये प्रधान सचिव होंगे। आगे धारा 7 का 8, धारा 7 का बोलता है पीजीआरओ एवं अपीलीय प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति। कौन कौन शक्ति प्रदत्त किया गया है? शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है, पहला क्या है? शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना, साक्षियों के परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। परीक्षा, परीक्षा, ठीक है। यानी कि पीजीआरओ जिसको भी लोक शिकायत का निवारण करना है वो क्या कर सकता है? शपथ पत्र का और साक्ष्य ग्रहण करेगा। शपथ पत्र लेगा ना उससे, जो आप उसको आवेदन दिया है उससे शपथ पत्र लेगा कि हाँ ये आवेदन आप ही ने दिया है, और समय पड़ने पर आपसे साक्ष्य मांग सकते हैं, और वो साक्ष्य या साक्षियों की परीक्षा कर सकता है, कमीशन जारी कर सकता है, और किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा कर सकता है ना। लोक अभिलेख की अपेक्षा करने का मतलब कि अगर मानते पीजीआरओ है, उसको संबंधित कोई भी अभिलेख अगर डिपार्टमेंट से निकालना है तो वो उस अभिलेख की अपेक्षा कर सकता है, बोलेगा कि इस लोक शिकायत अधिनियम में आपका इस अभिलेख का जरूरत है, आप उनको दीजिए, तो वो लोक अभिलेख की अपेक्षा कर सकता है। आगे नेगेटिव लिस्ट में, इसमें क्या क्या मतलब, नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि इस लिस्ट में जो मैटर आएगा उसको आरटीपीजीआर एक्ट के तहत आप आरटीपीजीआर एक्ट के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है। आरटीपीएस, लोक सूचना का लोक सूचना का अधिकार, है ना, लोक सेवाओं का अधिकार, ठीक है। आरटीआई, आरटीआई के तहत जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप आरटीपीजीआर के तहत नहीं ले पाएगा। कोर्ट केस का इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, और सर्विस से रिलेटेड मैटर नहीं ले पाएगा। ये चार चीज का नेगेटिव लिस्ट में आता है। आगे परिवाद पर सुनवाई दिवस, हम बताए थे सुनवाई दिवस जो होता है एक डेट फिक्स किया जाता है और उसको नोटिस बोर्ड पर डाल दिया जाता है, ठीक है।
नोटिस बोर्ड, तो कम से कम एक सप्ताह में, कम से कम एक सप्ताह में एक दिन निर्धारित करना चाहिए। और निर्धारित करके कहाँ पे डाल देगा बताओ? उसको नोटिस बोर्ड पे डाल देगा। आप डाल देगा नोटिस बोर्ड पर, यानी कि सप्ताह का एक दिन तय करेगा सुनवाई दिन की, सुनवाई दिवस के लिए कि हाँ आपका इस दिन को सुनवाई है। और उसको कहाँ पे, उसको पता कैसे चलेगा? नोटिस बोर्ड पे पता चलेगा परिवादी को। और ये किसमें बोलता है? प्रपत्र 4 में, नियम 8 में। आगे धारा 6 तो हम पढ़े थे, सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना। तो यहाँ वही है, राज्य सरकार सूचना एवं सुकरण केंद्र के संबंध में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। बस सूचना एवं सुकरण केंद्र आ गया तो धारा 6 ही होगा, बस बात खत्म। धारा 7 का 8 का क, किसी भी व्यक्ति को समन करना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा पीजीआर, हम बताए थे ये जो धारा 7 का 8 यही तो है। 7 का 8 सेम सेम, ये और ये सेम है। तो 3 काम है, शपथों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना और साक्ष्य की परीक्षा करना, सेम यही भी तो है। व्यक्ति को समन करना, कैसे समन करेगा भाई? व्यक्ति को समन करेगा, समन कैसे कर सकता है पीजीआरओ? हम बताए हैं कि पीजीआरओ के पास जो है सिविल कोर्ट का पावर है, सिविल कोर्ट का पावर है। और सिविल कोर्ट का पावर होने के कारण ये समन कर सकता है, क्योंकि सिविल कोर्ट किसी भी जिसको बुला, जिसके मामले में सुनवाई चल रही है उसको समन कर सकता है। तो ये पावर इसको सिविल कोर्ट के पावर से आती है। आगे परिवाद को प्राप्त किया जा सकता है, तो बता ही दिया, यहाँ पे हो ही गया। चलिए यहाँ पे चैप्टर है आपका लगभग कंप्लीट है। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स बोल रहे, सॉरी, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नियत समय सीमा की संगणना, नियत समय सीमा की संगणना का प्रावधान नियम 9 में है। 9 में है नियत समय सीमा, 9 में है नियत समय सीमा। आगे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद के प्राप्ति रसीद को भेजने के तरीकों का उल्लेख, अगर खाली प्राप्ति रसीद का जिक्र होता तो हो जाता नियम 4 पावती। नियम 4 में पावती है, ठीक है। और ये प्रपत्र 2 में हो जाता है, प्रपत्र 2 में, दोनों याद रख लीजिए, नियम 4 में और प्रपत्र 2 में। लेकिन तरीकों का उल्लेख बोल दिया है, कितना तरीका से भेज सकते हैं। तो उसको डाक के थ्रू भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप, जो भी तरीका है, किस तरीका से भेजा जा सकता है। आगे अधिनियम 2015 किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? बिहार विधानमंडल द्वारा, हम बताए थे, विधानमंडल द्वारा अधिनियमित, अधिनियमित और जीएडी द्वारा अधिसूचित। देखिए सबसे शुरू में बताया था ये चीज, देखिए विधानमंडल द्वारा अधिनियमित, जीएडी द्वारा अधिसूचित, यहाँ पर है। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए आपको डायरेक्टली पूछ रहा है इसी तरह से, हम बस आपको बता रहे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अगला बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 नियम 17 में क्या उल्लेख है? अपील और पुनरीक्षण में आदेश, अपील। नियम 18 में क्या है? दंड, सॉरी रूल 18 में दंड। और यही दंड अगर बोल देंगे तो धारा 8 में, धारा 8 में है, नहीं सॉरी धारा 8 का 2 में है दंड। फिर 8 का 2 में नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं दंड कितना में है। शास्त्री दंड, देखिए धारा 8 में, एकदम सही बोले थे, धारा 8 में। यानी कि नियम 18 में है, नियम 18 में, धारा 8 में दंड है, ठीक है। दंड में मिनिमम दंड कितना लग सकता है? 500, और मैक्सिमम दंड कितना लग सकता है? 5000। आगे किसी सिविल कोर्ट को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई, विनिश्चय या कार्यवाही करने के किसी भी मामले का अवधारण अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकार। हम बता दें धारा 11, धारा 11 के तहत ये जो बता रहा है ना, धारा 11 के तहत न्यायालय के अधिकारिता का वर्णन, अधिकारिता का वर्जन, धारा 11 है। और इसमें बोला गया है कि पीजीआरओ और अपीलीय प्राधिकार को सिविल कोर्ट का पावर है, तो इसी पावर का यूज करके पीजीआरओ जो है वो सुनवाई के लिए समन कर सकता है, ठीक है, साक्षियों की परीक्षा ले सकता है, लोक दस्तावेज की मांग कर सकता है, ये सब चीज पीजीआरओ कर सकता है इसी पावर का यूज करके। आगे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का प्रावधान है। हाँ है बिल्कुल है, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार का प्रावधान बता ही दिए हम। अगला नियत समय सीमा के अंदर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार, बिहार लोक, ठीक है, धारा 5। नियत समय सीमा के अंदर परिवाद पर सुनवाई होगा, धारा 5 में है, ठीक है। धारा 3 अधिसूचित, जहां भी अधिसूचित वर्ड आ गया धारा 3 है। देखिए धारा 3 निकालते हैं आपको। धारा 3 पीजीआरओ को अधिसूचित करेगा फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार, सेकेंड आरए नियत समय सीमा, यानी कि फिर 5 क्वेश्चन अधिसूचित करेगा। कौन अधिसूचित करेगा? राज्य सरकार। अगर बोल देगा कि फिर पीजीआरओ को अधिसूचित करेगा, पीजीआरओ, ठीक है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार को अधिसूचित करेगा, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को अधिसूचित करेगा, रिव्यू अथॉरिटी को भी अधिसूचित करेगा और नियत समय सीमा को भी। देखिए 5 क्वेश्चन बन गया है, ये आपको अलग अलग 5 क्वेश्चन इस बुक में, ये पांचों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही जगह लिख दिए। धारा 3, ठीक है। आगे यदि कोई परिवाद अपूर्ण हो तो परिवादकर्ता से पूर्ण करा लेंगे, और अगर परिवादकर्ता अनुपस्थित हो, परिवादकर्ता अनुपस्थित हो तो 7 दिन के अंदर उसको नोटिस देंगे कि 7 दिन के अंदर परिवाद को जो पूर्ण करा लीजिए, नहीं तो आपका मामला जो है वहीं पे शिकायत समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं सुना जाएगा उसको। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट लोक सेवक की नियुक्ति हेतु अधिसूचना निर्गत किया है, जो अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर, सभी स्तर पर है, बताए थे 3 स्तर पर है, तीनों स्तर पर है। क्या नियत समय सीमा समाप्ति के 30 दिनों के बाद अपील को स्वीकार किया सकता है? हाँ किया जा सकता है, विथ रीजन, विथ रीजन, लेकिन मैक्सिमम 45 दिन तक। 45 दिन के बाद नहीं किया जाएगा, 45 दिन के बाद अपील, 45 दिन के बाद अपील स्वीकृत नहीं होगा। स्वीकृत नहीं होगा। आगे आरोपित दंड की वसूली, हम बताते दंड जो है धारा 8 में है, 8 का 2, नियम 18 में, ठीक है। यहाँ पे धारा 8 का 2, दंड की वसूली उसके सैलरी से की जाएगी। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पीजीआरओ या कोई अन्य प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार के वेतन से वसूलनी होगी, वेतन से वसूलनी होगी। देखिए यहाँ पे 8 का 2 है, 8 का 2 बोलता है। आगे क्या कोई अपील नियत समय सीमा बीत जाने के बाद निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय 45 दिनों के बाद स्वीकार की जाएगी? देखिए यहाँ 45 दिन दे दिया, 45 दिन के बाद तो कभी एडमिट नहीं होगा, कभी स्वीकृत नहीं होगा। आगे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 सामान्यतः द्वितीय अपील किसके विरुद्ध दायर किया जाता है? प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध। जैसे मान लेते हैं कि पीजीआरओ के जो आदेश है
इसके विरुद्ध दायर किया जाएगा प्रथम अपील, और प्रथम अपील के विरुद्ध द्वितीय अपील, और द्वितीय अपील के विरुद्ध पुनरीक्षण। वही तो बोल रहा है कि द्वितीय अपील दायर कर रहा है, तो प्रथम अपील के विरुद्ध। आगे, बिहार लोक सेवा भारत गणराज्य के कितनेवें वर्ष? 66वें वर्ष। 1950 में बना था गणराज्य, और ये बना है 2015 में। देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा, तो 66वां वर्ष। आगे, क्या बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 किसी परिवाद, अपील अथवा द्वितीय अपील या पुनरीक्षण के लिए कोई शुल्क देना? बोले थे तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क। आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जितना ही मैंने बताया है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कौन अधिसूचित करता है? जीएडी, हम बताए थे। अधिनियमित करेगा कौन? अधिनियमित करेगा विधानमंडल मंडल, और अधिसूचित करेगा जीएडी। कुछ मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अन्य प्राधिकार को वही शक्ति प्रदत्त है जो सिविल कोर्ट को है। किसके तहत? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। 1908 के तहत। आगे, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के अनुमंडल स्तर पर द्वितीय प्राधिकार, जिला प्राधिकारी। देखिए, अनुमंडल, ये हो गया अनुमंडल स्तर पर, ये हो गया जिला, ये हो गया विभाग स्तर पर। ये हो गया पीजीआरओ, फर्स्ट अपीलीय प्राधिकार, सेकेंड अपीलीय प्राधिकार, रिव्यू अथॉरिटी। ये हो गया अनुमंडलीय पीजीआरओ, पीजीआरओ। इसका आदेश पारित करने के विरुद्ध जाएगा कहाँ पर? अपर समाहर्ता, समाहर्ता। इसका आदेश के खिलाफ डीएम, वही है द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय पूछा था, द्वितीय प्राधिकार। ठीक है, इसका हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था? द्वितीय प्राधिकार अनुमंडल स्तर पर, तो ये यहाँ द्वितीय प्राधिकार अनुमंडल स्तर पर डीएम हो गया हमारा, तो डीएम हो गया अनुमंडल स्तर पर। अब आगे आते हैं रिव्यू अथॉरिटी। पुनरीक्षण प्राधिकार कौन है इसका? प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त। अब यहाँ पे ये दोनों में क्या होगा? यहाँ पे प्रधान सचिव या सचिव, इसमें भी प्रधान सचिव या सचिव। इसमें क्या होगा? विभागीय जांच आयुक्त। मुख्य सचिव के रैंक का होता है, ये भी विभागीय जांच आयुक्त। विभागीय जांच आयुक्त जो है मुख्य सचिव के रैंक का होता है। आगे, जिला स्तर पर कौन हो जाएगा? यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा, और ये चौथा वाला यहाँ आ जाएगा। दूसरा वाला है इसका पहला बन जाएगा अपर समाहर्ता, यहाँ पर हो जाएगा प्रमंडलीय आयुक्त। विभाग स्तर पर उप सचिव या उप सचिव की अनुपस्थिति में अवर सचिव। इसके बाद इसका ये कौन हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी। तो ये आपको मैप पूरा याद कर लेना बढ़िया से, इससे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नियम 20 के अंतर्गत सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना। देखिए, नियम 20 में है सूचना एवं सुकरण केंद्र की स्थापना, और यही धारा 6 में है, यही धारा 6 में है। ठीक है, और यही आपका परिभाषा 2 का घ में है। 2 का घ में सूचना एवं सुकरण केंद्र का परिभाषा है। तो आपको इसी तरह रिलेट करके याद करना, रिलेट करके 20 क्वेश्चन तक करवा देता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 के अंदर योजनाओं का प्रसारण और प्रशिक्षण 22 में, प्रसारण और प्रशिक्षण 22 में, और 23 में क्या था? योजनाओं का क्रियान्वयन, असफल क्रियान्वयन।
क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन। ये 22 और 23। आगे, परिवाद के सुनवाई के लिए सुनवाई दिवस अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए कहाँ पर? कार्यालय के सूचना पट पर, नोटिस बोर्ड पर। तो नोटिस बोर्ड जहाँ आ गया, नोटिस बोर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्रपत्र 4 और नियम 8। नोटिस बोर्ड का जिक्र जहाँ आ गया वो इसी में हो जाएगा। सुनवाई दिवस, सॉरी सॉरी, सुनवाई दिवस, ठीक है। और सुनवाई दिवस में ये भी याद रखना है, जो सुनवाई दिवस है उसको 7 सप्ताह में से कोई एक दिन में कम से कम एक दिन दिया जाएगा सुनवाई दिवस के लिए। पता है भाई, सप्ताह में से एक दिन दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब